अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। कैसे सर आप, क्या हाल चाल है आपके और कैसा टाइम गुजर रहा है इस अल्लाह का पेंडेमिक में? शुक्र, जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। ये एक सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी, सेल्फ लर्निंग के लिए और सेल्फ स्किल्स इम्प्रूवमेंट का एक बहुत नादिर मौका है जो जिससे लोग फायदा उठा भी रहे हैं और नहीं भी। सही। तो मतलब किस तरह से हम स्किल्स अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या मतलब क्या आप क्या कन्वे करना चाह रहे थे? देखें, बात यह है कि लोग जो हैं अगर सारा दिन बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे या वो गेम्स खेलेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट लर्निंग समथिंग। ये अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि वो अपना स्किल सेट इम्प्रूव करें। सही स्किल्स वो होती हैं विच पेज योर बिल्स, ठीक है। सही। बाकी ये इंटरनेट पे चैट, फेसबुक पे फ्रेंड्स, ट्विटर पे ट्वीट्स, ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो सुबह सुबह लोग उठ के कर देते हैं, सारों को कहते हैं नमाज पढ़ो और लिए जरूरी है कि लोग अपना लाइफ में एक गोल बनाएं। सही जब तक आप अपना लाइफ में कोई गोल नहीं बनाएंगे, अपने लिए कोई एक चीज मार्क नहीं करेंगे और उस पे अपना लेजर फोकस नहीं रखेंगे, ठीक हो जैसे गया। लेजर शार्प फोकस होता है, जैसे आपने देखा होगा आर्चरी में कि इतना बड़ा एक बोर्ड होता है जो कई 100 मीटर दूर होता है और वहां जी से आर्चर खड़ा होके निशाना लेके वो उस बुल्स आई में निशाना मारता है। हालांकि सही। इतना बड़ा ग्राउंड है, साइड पे हवा भी चल रही है, डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, वो सारी ठीक हो चीजें गया। प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है और इवेंचुअली वो उसमें कामयाब हो जाता है उस बुल्स आई को हिट करने में, थ्रू प्रिसिजन, प्रैक्टिस एंड पैशन। सही है। अच्छा सर, आजकल एक ट्रेंड बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है कि लाइफ कोचेस जो है ना, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। अब दिन ब दिन बढ़ने से नुकसान ये होता है कि ये ऐसा प्रोफेशन जो कि बहुत जल्दी ग्रोथ लेता है, मेच्योरिटी पे जाता है, फिर डिक्लाइन की तरफ स्टार्ट हो जाता है। उस फील्ड में सिचुएशन बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको नहीं लगता कि लाइफ कोचेस कोचिंग को थोड़ा सा लिमिटेड करना चाहिए इनको? नहीं, मेरा ख्याल इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। लाइफ कोचिंग जो है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक, दिस इज गोइंग टू बिकम द सेकंड मोस्ट बिगेस्ट सही। प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ये ओके। आज से नहीं बल्कि ये कोई साल 1.5 साल से वो इसके ऊपर लिख रहे हैं आर्टिकल्स और उसके ऊपर सही। बहुत रिसर्च हुई है। और इस कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद तो लाइफ कोचेस की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है और बढ़ जाएगी। उसकी वजह सही। यह है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का शिकार हैं। पहले दुनिया सही। में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जितने भी ममालिक हैं, उनमें 1:3 की रेशो थी डिप्रेस्ड या मेंटल इलनेस से रिलेटेड लोगों की। अब ये सही। रेशो जो है 1:2 की हो गई है। और ये अल्लाह माफ़ करे, ये जो इस वक्त अमेरिका का हाल होने जा रहा है और जिस तरह से अमेरिका में इस वक्त 4 मिलियन क्रॉस कर गए हैं वो कोविड-19 के केसेस जो डिटेक्ट हुए हैं। जो नहीं डिटेक्ट हुए वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो डिटेक्ट हुए हैं 4 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, 145,000 उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। और ये वो डेथ्स हैं जो रिकॉर्डेड डेथ्स हैं, जो होम्स में सही। हुई हैं और जो केयर होम्स में हुई हैं और जो किसी और जगह पे नर्सिंग होम्स में हुई हैं, वो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं है मेंटेन हो रहा। और अब ये सिचुएशन आ गई है अमेरिका में कि वो जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं उनको एंटरटेन ही नहीं कर रहे। हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी 110% हो गई है। तो लाइफ कोचिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि लोगों में जो स्ट्रेस है, जो एंग्जाइटी है, उसके लिए लोगों को इमीडिएट रिलीफ चाहिए। और लाइफ कोचिंग का जो तरीका है उसमें चूंकि ये 2-3 चीज़ें यूज़ करते हैं एक वक्त में, बैक वक्त देखते हुए क्लाइंट की क्या कंडीशन है, तो ये इनके प्रूवन रिजल्ट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लाइफ कोचेस तो सही। दुनिया में अभी हज़ारों में हैं, लाखों सही। में भी नहीं है, हज़ारों में हैं जो सर्टिफाइड मास्टर लाइफ कोचेस हैं। पाकिस्तान में मैं वाहिद
सर्टिफाइड मास्टर लाइफ कोच हूँ। मैंने 2017 में जब लाइफ कोचिंग लॉन्च की पाकिस्तान में, तो उस वक्त तक तो लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, और हाँ अक्सर लोग जी, कहते थे आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं कहता था ट्रू, नहीं, मैं लाइफ कोच हूँ। फिर मैं कहता था मैं एनएलपी कोच हूँ, वो कहते थे एनएलपी क्या है, मैं बताता था न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। फिर उनको ये होता था अच्छा, फिर मैं कहता था मैं हिप्नोटिस्ट हूँ। तो वो लोगों को समझते हैं कि हिप्नोटिस्ट जो है वो सिर्फ स्टेज हिप्नोसिस ही करता है। मैं हिप्नोसिस का वो वाला पार्ट यूज करता हूँ जिसका हीलिंग से ताल्लुक है, जिसका सही, रिमूवल ऑफ बैड हैबिट्स से ताल्लुक है, जिसका ताल्लुक एम्पावरमेंट से है, लैक ऑफ सेल्फ स्टीम से है, लो कॉन्फिडेंस से है, फोबिया से है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं सर्टिफाइड लाइफ कोचेस के पास। सही, अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में बन गया है एक ट्रेंड के हर कोई अपने नाम के साथ लाइफ कोच लिख जी, रहा है, वो लिख रहा है, दे आर बेसिकली कॉर्पोरेट ट्रेनर्स। और उन्होंने कॉर्पोरेट से, एक स्टीवन कॉबी की 700 रुपए की बुक पढ़ी, तो उन्होंने कहा वो के लाइफ कोच बन गए। ऐसा नहीं है। लाइफ कोचिंग के अपने स्ट्रक्चर्ड वेज हैं, इनके अपने ट्यूटोरियल्स हैं, इनके मैनुअल्स हैं, इनकी टेक्निक्स हैं, इंटरवेंशन टेक्निक्स हैं, हीलिंग टेक्निक्स हैं, एम्पावरमेंट टेक्निक्स हैं। और मैं जिस शाख से, जिस ब्रांच से मैं डील करता हूँ, मेरा है मेटाफिजिकल वेज ऑफ हीलिंग। सही, मेटाफिजिकल वेज क्या है? इट इज अप एंड बियॉन्ड, जो नहीं नजर आ रहा मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। और उनका ये कहना है कि बिहाइंड एवरी फिजिकल इलनेस देयर इज अ मेंटल कॉज। तो वो जो चीजें हैं उसमें पाकिस्तान में कोई काम नहीं कर रहा, और मुझे बड़ी रेजिस्टेंस भी मिली जब मैंने ये काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफी मेरे थाउजेंड्स में फॉलोअर्स हैं। आप यकीन करें कि जब मैंने शुरू में कॉफी विद गौहर शुरू किया, आप तो शायद उस चीज से वाकिफ हैं, तो मेरे कॉफी विद गौहर जो था उसमें मेरे 3 लोग आए थे पहले इवेंट में, कॉफी विद गौहर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया के 3-4 ममालिक में मेरी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, जिसमें यूरोप भी है, और यूएई है, और ओमान है, सऊदीया है, और अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान में भी अब काफ़ी लोग मुझे जानते हैं। लेकिन अभी भी मुझे पाकिस्तान से बाहर लोग ज़्यादा जानते हैं, पाकिस्तान में कम सही, जानते हैं। और बस अल्लाह का करम है कि यह चीज़ अब फैलती जा रही है। 2017 में मैंने लाहौर में 9th ऑफ सितंबर को लॉन्च की थी लाइफ कोचिंग। और सही, अब मेरे लाइफ कोचेज हैं, ट्रेंड 12 लाइफ कोचेज हैं पाकिस्तान में। और उसके अलावा मैं जो है फेसबुक लाइव बड़ा फ्रीक्वेंटली करता हूँ, ग्रुप्स में, टॉक शोज में, टीवी पे, रेडियो पे, पॉडकास्ट में मेरे बहुत वेबिनार्स मेरे बहुत होते हैं। इंटरनेशनल चैनल्स को मैं बहुत उनके लिए मैं करता हूँ। तो अवेयरनेस सेशंस मेरे बहुत होते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो उन्हीं ग्रुप मेंबर्स तक उनकी एक्सेस होती है, लेकिन फेसबुक पे। तो मेरा काफ़ी बिजी वक्त गुजरता है। तो मेरे ख्याल में जो लाइफ कोचिंग का स्कोप है वो कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, और इसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि जितनी लोग अब इस कोविड से निकलेंगे तो उनके लिए एंग्जाइटी और उनके लिए स्ट्रेस है लाइफ में। और उससे ज़्यादा ये होगा कि अब ईयर 2020 से ईयर 25 ये एक वो रेवोल्यूशन आएगा जिसमें मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रूल करेगी। तो यू विल तो बी जॉबलेसनेस कंपीटिंग बढ़ जाएगी ना अगेंस्ट द उससे तो, कंप्यूटर्स। मतलब जॉबलेसनेस बढ़ेगी फिर दैट वुड लीड टू डिप्रेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, आपने अगर ये कोविड के 3-4 महीने देखें, मिड ऑफ मार्च से लेके अब ये मिड ऑफ आप समझ लें जुलाई आ गया, मिड भी नहीं है बल्कि 3rd वीक। अगर आपने ये 3 महीने ज़ाया कर दिए और कुछ नहीं सीखा, सवाए आपने वो कोई सीरीज देख ली नेटफ्लिक्स पे, और आप लोगों को ये अपना स्टेटस पोस्ट कर रहे हैं कि मैंने ये सारे ग्रेज एनाटॉमी के या जो जो भी ड्रामाज हैं उनके मैंने ये सारे सीरियल सारे देख लिए, सीजन 5 देख लिया, लॉर्ड वो जो भी देख लिया।
ये चीजें आपको आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। ठीक है, रिलैक्सेशन के लिए ठीक है, एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आप 1 घंटा रोजाना देख लें, वो भी जरूरी है। लेकिन आपने इस पेंडेमिक के दौरान 24 आवर्स पर डे आपने क्या किया? या लोग सोते रहते हैं और वो देर से उठते हैं, सुबह 11 बजे 12 बजे, फिर उसके बाद वो ब्रेकफास्ट का दौर, फिर उसके बाद वो रोल्स, पराठा रोल से शुरू होता है और वो शाम तक चाइनीज रोल तक वो चल रहा होता है सिलसिला, कभी बर्गर ला दो, कभी ये ला दो। लोग जो हैं इस वक्त वो काउच पोटैटोज बन गए हैं। Not only they have gained weight, but they have also made themselves exposed to all sorts of diseases, जिसमें डायबिटीज है, जिसमें हाइपरटेंशन है, जिसमें और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। पहले वो ऑफिस जाते थे, कोई सीढ़ियां चढ़ते थे, कोई पैदल वॉक करता थे, कोई शाम को जॉगिंग के लिए कोई जाता था, कोई जिम जाता था। अब वो सारी चीजें लोगों ने बस बद एहतियाती शुरू कर दी है और बहुत ज्यादा इनटेक, कैलोरी इनटेक बहुत है और वो उसके लिए कुछ कर नहीं रहे लोग। नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक, अच्छा सर, लाइफ कोच और साइकियाट्रिस्ट में क्या फर्क है? मतलब मुझे क्या जरूरत है कि मैं लाइफ कोच के पास जाऊं बजाय कि मैं साइकियाट्रिस्ट? डिस्पाइट सिर्फ एक जो मेजर फर्क नजर आता है कि मैं किसी को बता सकता हूँ कि यार मैं लाइफ कोच के पास जाता हूँ बजाय के साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के, लिविंग इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी। ठीक है, अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं कि लाइफ कोच के पास जब आप जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में आपने बिल्कुल बहुत एक अच्छी बात की है, हाईलाइट किया है एक इशू, कि पाकिस्तान में टैबू है जब आप कहते हैं कि किसी को बताते हैं कि आई हैव मेंटल इलनेस या मेरे कोई मेंटल चैलेंजेस हैं। ये हर शख्स में होते हैं कभी न कभी जिंदगी के किसी न किसी पॉइंट इन टाइम। हर बंदा किसी स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, किसी एंग्जाइटी से गुजर रहा होता है। पाकिस्तान में इसको टैबू समझा जाता है, और टैबू इस तरह से है कि वो गरीब के लिए भी टैबू है और अमीर के लिए भी। अमीर के लिए टैबू ये है कि हमारी बेटी की शादी नहीं होगी, और अगर बेटे को मेंटल इलनेस है या वो उसको कोई इशू है तो कहते हैं एदा ब्याह कर दो। मतलब बड़ा अजीब किस्म की अप्रोच है पाकिस्तान में कि जो बच्चा या बच्ची अभी ठीक नहीं है, दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस, उनकी जिंदगी में लाइफ में कोई चैलेंजेस हैं, कोई वो सैडनेस है, कोई एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन है, तो एक तो हर शख्स यही कह देता है जी उसको डिप्रेशन है, मतलब फौरन ही। भाई वो हो सकता है डिप्रेशन ना हो, लॉस ऑफ अ लव्ड वन हो, कोई ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप हो, कोई फेलियर इन एग्जाम्स हो, कोई भी वजह हो सकती है आप जिसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हैं या आप सैडनेस में चले गए। क्लिनिकल डिप्रेशन में और चीज़ होती है और सैडनेस और चीज़ है, एंग्जाइटी और चीज़ है। अच्छा, अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ, जो आपने कहा कि साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाए और लाइफ कोच के पास क्यों जाए। लाइफ कोच के पास जाने से आपको वो इमीडिएटली जो है वो आपका रूट कॉज जो है वो एड्रेस करेगा, क्योंकि लाइफ कोचेज जो हैं वो ट्रेंड होते हैं कि पहले सेशन में हिस्ट्री लेते हैं, इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हैं और वो एक किस्म की रेपो बिल्ड करते हैं, और वो रेपो इतनी स्ट्रांग बिल्ड करते हैं कि वो जो क्लाइंट होता है वो ओपन अप हो जाता है, अपने सारी चीज़ें शेयर करता है कि जी ये भी इश्यूज हैं, ये भी इश्यूज हैं। नॉर्मली कोई भी जाके अपने किसी के सामने बैठ के ये नहीं कहता जी मेरी पेरेंटिंग ठीक नहीं हुई, या मेरी अपब्रिंगिंग में इश्यूज थे, या मेरे जो बहन भाई हैं वो मुझे तंग करते हैं या बुली करते हैं, या मेरा जो है वो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं। इट टेक्स अ वाइल। तो जो लाइफ कोचेज हैं दे आर ट्रेन्ड इनटू इट, कि उनको ट्रेन किया जाता है कि वो इस तरह से जो है वो इन चीज़ों को मैनेज करें कि वो रूट कॉज पे पहुंचे। दूसरे सेशन में रूट कॉज में पहुंचते हैं और वो जो उनकी अर्ली चाइल्डहुड रिप्रेस्ड मेमोरीज हैं उनको जो है वहाँ से वो लेके चलते हैं, और जो उनके नेगेटिव इमोशंस हैं वो रिलीज करते हैं। और ये सारा का सारा चूंकि थ्रू कोचिंग काउंसलिंग हो रहा होता है, लाइफ स्ट्रेटजीज हो रहा होता है, इंटरवेंशन टेक्निक्स के थ्रू हो रहा होता है, एनएलपी टेक्निक्स हैं। मैंने एक चीज़ इसमें और ऐड की है जो कि कोई नहीं कराता, और वो है सूरह रहमान की थेरेपी।
जो मैंने इंट्रोड्यूस की है, और मुझे अल्लाह का करम है कि जब भी मैंने रिकमेंड की बहुत अच्छे इसके अमेजिंग रिजल्ट सामने आए। तो इस लिहाज से लाइफ कोचेस बहुत जल्दी वो जो हैं वो उस इशू तक पहुंच जाते हैं और वो हेल्प करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं साइकेट्रिस्ट के ऊपर। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो रिलाय करते हैं सेडेटिव्स पे, ट्रैंक्विलाइजर्स पे, एंटी डिप्रेसेंट्स पे। अच्छा, अब वो भी ज़रूरी है, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना ज़रूरी है, लेकिन किस सूरत में? उस सूरत में जब वो केस इतना बिगड़ चुका है कि उस शख्स में कोई सुइसाइडल टेंडेंसी बहुत एविडेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने लिए या अपने घर वालों के लिए ख़तरा है, तो ठीक है, फिर उस वक्त लाजमी तौर पे साइकेट्रिस्ट के पास उसको ले जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, लोगों से नहीं मिलता, बाहर जाने का उसको दिल नहीं करता, लोग मूवी पे जा रहे हैं वो कहता है नहीं मैंने घर में रहना है, लोग बाहर डाइन आउट करने जा रहे हैं वो कहता है या कहती है कि नहीं मेरा दिल नहीं करता, तो दीज आर द साइंस, ये अर्ली साइंस हैं कि वो सैडनेस में है या देयर इज समथिंग बॉदरिंग हिम और हर। उस वक्त इमीडिएटली पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको लाइफ कोच के साथ या किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट लेके 1-2 सेशंस कराएं। इमीडिएटली ड्यूरिंग दो सेशंस वो लाइफ कोचेस भी और साइकोलॉजिस्ट भी वो डिटेक्ट कर लेंगे कि क्या इसमें इश्यूज है, और 80 to 90% चांस है कि अगर वो टाइमली लाइफ कोच के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया या पहुंच गई, तो उसकी जो बीमारी है या जो उसका चैलेंज है या जो उसका इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, इमीडिएटली विद इन वीक्स। अच्छा, साइकेट्रिस्ट का ये है कि जब वो आपको किसी एंटी डिप्रेसेंट पे डालते हैं तो इट टेक्स 4 to 6 वीक्स कि वो उसके रिजल्ट सामने आना शुरू हों, और उसके बाद फिर साइकेट्रिस्ट उसकी मेडिसिन को, वो एंटी डिप्रेसेंट को फाइन ट्यून करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ घटाते हैं, कुछ कम करते हैं, एंड दे गो ऑन थ्रू दैट प्रोसेस। तो इट टेक्स अबाउट 6 वीक्स। अच्छा, 6 to 8 वीक्स में जाके स्टेबल होते हैं ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन। अच्छा, अब उसके बाद फिर वो कैसे उनका जो है वो रिकवरी होती है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं, बिकॉज वंस यू आर ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स तो वो यू बिकम एडिक्टिव टू इट, यू आर बीइंग मैनेज्ड, सो डिपेंडेंसी आ जाती है उन के ऊपर। आप शुरू लेक्सोटनल से करते हैं 1 mg, या जी बड़ी हार्मलेस सी है, जब आपको रात को नींद ना आए तो आप ले लें, फिर उसके बाद वो 3 mg बन जाती है, फिर वो ट्वाइस डेली हो जाती है, फिर थ्राइस डेली, फिर उसके बाद जोफ्लैक्स, फिर जोरलैक, फिर उसके बाद क्लिप्सॉल, फिर उसके बाद करते 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 फिर यू एंड अप ऑन प्रोजैक। तो बस एक दफा यू आर ऑन टू प्रोजैक, या आप इनमें से कोई भी जब आप लेना शुरू कर दें एवरी डे, ट्वाइस डेली और थ्राइस डेली, the recovery chances are very very little, और ये लाइफ लॉन्ग जो है डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, जो कि हमें जिससे बचना चाहिए, जिसके मुतालिक हमें पता चले तो हम फौरन रेफर करें उसको लाइफ कोच को या साइकोलॉजिस्ट को। ये बेसिक फ़र्क है और यही अप्रोच बेहतर है। हमारे मुल्क में क्या होता है कि हम उसको टैबू कंसिडर करते हैं, किसी से बात नहीं करते, छुपाते हैं। मेरे पास कितने, जब मैं लाहौर में था, वो तो अब मैं मूव आउट कर गया हूँ 2019 में मिड में, तो लाहौर में जब मैं था फॉर अ ईयर एंड अ हाफ, तो कितने बच्चे बच्चियां आते थे, इवन मैरिड वुमेन, दे यूज्ड टू कम टू मी, और वो उनके घर वालों को नहीं पता होता था व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, और अगर घर वालों को पता भी होता था तो वो उसको कहते थे खैर है, तुम ऐसी, तुम जो है यू आर मेकिंग इट अप, तुम ऐसे ड्रामा कर रही हो, तुम बहाना कर रही हो। कुछ कहते थे कि तुम सुबह उठो और वॉक के लिए जाओ, ठीक हो जाओगे, या तुम ये नहीं कर रहे, तुम जो है वो मतलब दे यूज्ड टू गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडवाइसेस जिनका ताल्लुक उन चीज़ों से नहीं था जो रियल इश्यूज थे उनके। और वो जो घर वाले आपको डायग्नोज करते हैं और उनका जो तरीक़ाकार होता है,
सिंस दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, तो इसलिए वो लोग हील नहीं होते। या ये होता है कि वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो भी उनका जो है वो एडवाइस जो है वो बाइस्ड होती है, अनबाइस्ड नहीं होती। इसीलिए इमीडिएटली रश करना चाहिए टू अ लाइफ कोच और अ साइकोलॉजिस्ट। ये मैंने कहना था इस बात पे। अच्छा सर, देखें आपने कह तो दिया कि ठीक है आपका वन मस्ट रश टुवर्ड्स अ साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच, बट देखें अगर एक बंदा जिसको साइकियाट्रिस्ट के प्रिस्क्राइब करदा गोली मतलब 50-60 रुपए की मिल रही है, ठीक है, या ऊपर से बहुत भी हो गए तो महीने की 400-500 की मिल रही है, और लाइफ कोच का आपको एक सेशन मिल रहा है अबाउट 10 to 15,000, तो वो तो डेफिनेटली इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स कंसल्टिंग अ साइकियाट्रिस्ट। इवन आप अगर उसकी फीस भी लगा लें प्लस में उसको आप दवाइयां भी डाल दें, इवन देन ही वुड कॉस्ट लेस देन अ लाइफ कोच। देखें डिपेंड करता है आप किस तरह से लेते हैं। आप एक अगर किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं तो मिनिमम वो साइकियाट्रिस्ट 2500 से 3000 चार्ज करता है या करती है, ठीक है। अच्छा, पर विजिट उनका हर वीक में, तो एक महीने में 10,000 हो गया, ठीक है। सही है। और वो गारंटी से मैं कह सकता हूँ कि 3 महीने में रिकवरी नहीं होगी, 6 महीने में रिकवरी नहीं होगी जो साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है। अब आप उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो 60,000 हो गया। 60,000 हो गया। उसके मुकाबले में अगर आप किसी लाइफ कोच के पास जाएं, वैसे तो पाकिस्तान में लाइफ कोचेस कम हैं, सर्टिफाइड लाइफ कोचेस कॉन्सेप्ट ही कम नहीं है, हैं। जी इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है लाइफ कोचेस का। जी, जो मैंने 12 ट्रेन किए उनमें से एक बेचारे फौत हो गए, बहुत नेक इंसान थे वो, कोविड-19 में उनकी डेथ हो गई। तो 11 लाइफ कोचेस हैं जो सर्टिफाइड लाइफ कोचेस हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि कोई सर्टिफाइड लाइफ कोच है जो कि हीलिंग करता है। बहुत सारे कोचेस हैं जो सक्सेस कोचेस हैं, बिजनेस कोचेस हैं, वो अपने नाम के साथ लाइफ कोच भी लगा लेते हैं, फिटनेस कोच भी लगा लेते हैं। ये इस तरह से नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी सीरियस फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, और ये बुक पढ़ के या यूट्यूब पे कोई क्लिप देख के नहीं आ सकती। हाँ, मतलब अगर आपने कोई यूट्यूब पे अगर कोई आपने देख लिया, कोई क्लिप देख लिया, 2-4 आपने कहीं से डाउनलोड कर लिए, आपने इवन बुक भी पढ़ ली अगर आपने हिप्नोसिस के ऊपर, तो यू कैन नॉट डू इट अनलेस यू प्रैक्टिस। आप तो उधर थे वो जो लास्ट इवेंट नहीं, सेकंड लास्ट, बल्कि आप उस वाले इवेंट में थे जो अक्टूबर में लास्ट ईयर मैंने किया था उसमें लाहौर में, राइट? जी जी, राइट। एंड यू वर देयर ड्यूरिंग दैट, जो मैंने एक्सरसाइजेज कराई थी और फिर जो डीप मेडिटेशन की वो डीप रिलैक्सेशन थेरेपी मैंने कराई थी, राइट? यू वर देयर? जी जी, डेफिनेटली, यस आई वाज देयर। जी, तो आप देखें कि वो लोग जो कहते थे जी हमें इंसोम्निया है, एक खातून आई थी वो कह रही थी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता, मैं रात को इतनी गोलियां खा के सोती हूँ फिर भी मेरी आंख खुल जाती है 1 घंटे के बाद। और वो चेयर पे सो गई थी वो खातून, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, सेकंड लास्ट रो में थी, जिन्होंने अजरक की शॉल ली हुई थी। याद है आपको कि नहीं याद है? हाँ जी याद है, मैंने वीडियोस में और उनकी जो क्लिप थी उसमें देखा था आप लोग की। जी जी, और उसके अलावा 1-2 और लोग भी हैं जिन्होंने मुझे ये कहा था जी हमें बहुत सीरियस इशू है इंसोम्निया का। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी, इंसोम्निया हो या स्लीप डिसऑर्डर हो या ईटिंग डिसऑर्डर हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके मेमोरी सिस्टम और आपके बिलीफ्स इनसे रिलेट करती हैं। ये मेडिकल, इनका कोई ना जेनेटिक्स से ताल्लुक है ना कोई ये वायरस है, कोई चीज़ जो कि आप कहें जी कि ये इस वजह से लोगों को नींद नहीं आती या लोग जो हैं वो ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर में वो बुलिमिया हो या एनोरेक्सिया हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ से स्टेम आउट करती हैं? ये शुरू होती हैं लो सेल्फ इस्टीम से। जब आप अपने बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखते, आप कहते हैं मैं अच्छा नहीं लगता या मैं अच्छी नहीं लगती और मेरी जो है शक्ल या मेरी फिजिक या मैं इस तरह की नहीं हूँ या होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त ट्रिगर होती हैं। और ज़्यादातर लोग जो इसमें फंस जाते हैं वो
किसी ने कमेंट कर दिया होता है, किसी ने रूड कमेंट किया होता है, किसी ने रिमार्क पास किया होता है, किसी जानने वाले ने, किसी चाहने वाले में, या किसी बेस्ट फ्रेंड ने। अक्सर अक्सर जो वो दोस्त या वो मिलते हैं शादी के बाद किसी को, वो अक्सर यही पहला क्वेश्चन करते हैं, हाँ तुम्हारी शादी हो गई, कितने बच्चे हैं? भाई दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, आप किसी खातून से पूछ रहे हैं। अगर नहीं है तो आप कमेंट कर देते हैं, और अगर है तो फिर कमेंट कर देते हैं, और उसके बाद आप उस खातून के ऊपर आप कमेंट करते हैं, उसकी फिजिक के ऊपर। दिस इज वेरी रूड। लेकिन पता नहीं ये समहाउ अदर हमारे माशरे में कुछ ज्यादा ही हो गया। इसी तरह से मर्दों को भी लोग कमेंट कर देते हैं कि बात यह है कि भाई हर एक के अपनी एक बॉडी फिजिक है, हर एक की अपनी एक जो है वो बॉडी का एक रिदम है, उसका बॉडी मास इंडेक्स है, उसका बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स अक्यूमुलेशन ऑफ फैट। और कुछ लोगों के लिए शेड करना बहुत आसान होता है, कुछ लोग गेन बड़ी जल्दी कर लेते हैं। लेकिन लोग बस इस किस्म के कमेंट्स कर देते हैं। वो बेचारे जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने उस जो एक परसीव्ड इमेज है उसके से, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं एंड दे गो इनटू डिप्रेशन। तो ये चीजें बड़ी चैलेंज होती हैं उनके लिए। हो गया। अच्छा सर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग लेजीनेस। हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे इधर जो बहुत प्रिवेलिंग इशू है, जो बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे जो नई जनरेशन का, स्पेशली जो जनरेशन से, ये लोग बहुत लेजी हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। क्योंकि यहाँ पे अव्वल तो इनका जो टाइमिंग्स है सारी, वो सारी फ्रॉड है। मतलब देर से उठना, अक्सर औकात तो मैंने देखा है कि ये लोग उठते हैं अक्सर 12, 1, 2 बजे हैं। ठीक है, फिर इनको भी इसी तरह, क्योंकि ऑब्वियस बात है सोएंगे देर से तो उठेंगे देर से। प्लस फिर एक लेजीनेस का इशू ये कि कोई काम करने का दिल चाह रहा है, कर लेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द लेजीनेस, कि अपने अंदर कोई वो विल पावर ही नहीं आई कि यार वो काम कर लें। इसको हम लेजीनेस को किस हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जब तक आपके कोई आपका गोल नहीं है, आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते, तो आपके लिए बस जो है फिर उस पर आप गुजारा कर रहे हैं। कुछ के पास जो नहीं है वो उसमें खुश हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा है और बहुत बहुतात है, अबंडेंस है चीजों की, पेरेंट्स बहुत वेल ऑफ हैं या फैमिली बहुत वेल ऑफ है, वो वैसे ही बॉदर नहीं कर रहे कि ठीक है कार भी मिली हुई है, पेट्रोल भी कोई भर देता है, मोबाइल का बिल भी कोई दे देता है। तो वो जो हमारी यूथ है वो बस सिर्फ चिल करते हैं, शाम को रात को जब भी उनका दिल करता है सो के उठते हैं। जब जिंदगी में मकसद ना हो तो फिर ऐसे ही होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो इस वक्त अभी भी और आज से पहले भी जितने दुनिया में बिलियनियर्स बने हैं, जितने बिलियनियर्स बने हैं, मिलियनियर से बिलियनियर बने हैं, उनकी रूटीन आज भी वही है। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 4 बजे, 5 बजे नहीं, 4 बजे, 4 AM। और वो उठ के अपना जो भी है नमाज या जो उनका है मेडिटेशन उनका जो मजहब है स्पिरिचुअली वो करके, और उसके बाद वो जिम चले जाते हैं, वो कोई वॉक पे चला जाता है, कोई जॉगिंग करने चला जाता है, वापस आके 6 बजे तक वो शार लेके कपड़े चेंज करके ड्रेसअप होके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और 7 बजे उनकी मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं, वो ईमेल्स कर रहे होते हैं, क्योंकि ये क्वाइट आवर होता है ऑफिसेज में भी और घरों में भी। तो ये सारे जितने जो हैं ये बिलियनर्स उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, और बाय द टाइम जब बाकी सारे एम्प्लॉयज ऑफिस आते हैं, सुबह आके अपना मेल बॉक्स खोलते हैं 8 AM पे, तो वो मेल बॉक्स में ऑलरेडी उनके लिए एक्शंस असाइंड होते हैं। और इन लोगों के पास टाइम होता है कि वो फिर मीटिंग्स अपनी शेड्यूल करें, अपना डे जो है वो उसमें प्रायोरिटीज के मुताबिक जो इन्होंने एक दिन पहले सारी चीजें प्लान की होती हैं, वो सारी चीजें उस हिसाब से वो उनको मैनेज कर रहे होते हैं। अब जो शख्स सो के 11-12 बजे उठेगा, तो पहला तो उसको ये फिक्र होगी कि मुझे ब्रेकफास्ट कौन देगा। भाई ऑब्वियसली अब मेड है या नहीं है घर में, या बाकी घर वाले भी, अब वो हर कोई तो नहीं बैठा हुआ है इस इंतजार में
कि कब राजकुमार साहब सो के उठेंगे तो उनको नाश्ता पेश किया जाए, ठीक है ना, उनके लिए वो तश्त सजाया जाए कि जिसपे वो बैठ के तो वो ब्रेकफास्ट करे। तो ये लाइफ में जब तक यू विल नॉट टेक होल्ड ऑफ योर ओन लाइफ, जब तक आप अपनी चीजें नहीं मैनेज करेंगे, तो देयर इज नोबडी एल्स हु इज गोइंग टू give you the priority life में। you will be the routine for most of the people, और रूटीन में आपको चीज मिलेगी। आपने अगर जिंदगी में कोई काम करना है तो प्रायोरिटी आपने ड्राइव करनी है, आपने चीजें प्रायोरिटाइज करनी है कि आपने क्या करना है। अगर आप सारी रात बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली आप देर से सुबह सो के उठेंगे। अगर आप रात को कम वॉट में 11 बजे लाइट्स ऑफ, बस दैट्स इट। फिर उसके बाद ना आपने मोबाइल पे चेक करना है मैसेज, ना फेसबुक पे स्टेटस चेक करना है, ना ये देखना है लाइक्स कितनी आई हैं मुझे, ना आपने कोई और देखना है सीजन उस वक्त लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स कोई चीज 11 बजे के बाद नहीं देखनी, क्योंकि यू हैव टू गेट अप एट 4 और 5 o'clock। अगर आप नहीं उठ रहे तो इसका मतलब कि आपका डिले स्टार्ट है, हेड स्टार्ट तो हुआ ही नहीं, डिलेड स्टार्ट है। तो वो कब हुआ हो रहा है? वो लंच टाइम पे हो रहा है, जब आधी दुनिया उस वक्त लंच कर रही है, तो आप जनाब उस वक्त उठ के तो आप वो जलवा अफरोज हुए हैं, और उस वक्त लोग जो हैं वो आपको फिर वो लंच सर्व करेंगे, लंच देंगे या ब्रेकफास्ट देंगे। तो वो फिर चीज़ें ऑब्वियसली, ये तो कोविड की वजह से आजकल लोग ज़्यादा उनकी खातिरें हो रही हैं घर में, कि माँ बाप भी कहते हैं खैर है कोई नहीं, बच्चे ठीक है एंजॉय करो, और बाकी भी जो है वो फैमिली मेंबर्स कहते हैं ठीक है कोई नहीं। लेकिन ठीक है कोई नहीं का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ का कोई स्केड्यूल ना बनाएं, अपनी लाइफ का गोल कोई ना बनाएं, आप अपना स्किल सेट ना इम्प्रूव करें। ये आइडियल टाइम है आपके लिए इस चीज पे सोचने का और अमल करने का, प्लान करने का, कि आपकी लाइफ में कौन सी 2 स्ट्रीम्स हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कौन से 2 बिजनेसेस आपने करने हैं, कौन सी चीजें करनी है। क्योंकि कोविड-19 के बाद लाइफ में सर्टेनिटी कम और अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई है। वो बिजनेस की वजह से हो, एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो, या अपॉर्चुनिटीज के हवाले से हो। तो आपने देखना है कि अगर एक चीज नहीं चलेगी तो मैं दूसरी पे कर लूंगा, प्लान बी मेरा क्या होगा, फॉल बैक अपॉन मैंने किस पे करना है। कल को फिर कोई ये, और मोस्ट लाइकली ये होगा रिलैप्स। अभी पाकिस्तान लकी है, पाकिस्तान पे अल्लाह का खास करम है, सऊदीया है, 2-3 मुल्क हैं, यूएई है, जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है और केसेस बहुत कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ईद वाले दिन फिर आप नमाजें पढ़ने चले जाएं, घर में नमाज पढ़ें। अगर खाना काबा में उन्होंने 1000 लोगों से हज कराया इस दफा, मस्जिद नबवी में सोशल डिस्टेंसिंग है, वहां पे 2-2 मीटर के ऊपर लोग खड़े होके अगर नमाज पढ़ेंगे, तो फिर हमें भी अपनी मस्जिदों में यही SOPs फॉलो करने हैं। हमें भी लोगों को जफियां नहीं डालनी बाहर निकल के कि जी आओ जी ईद मिलिए। ईद तो इंशाल्लाह मिल लेंगे हम अगले साल भी, लेकिन इस साल बहुत ज़रूरी है कि SOPs फॉलो करें और ये जो रीलैप्स है उससे बचें, क्योंकि रीलैप्स बहुत खौफनाक होगा। अमेरिका में रीलैप्स स्टार्ट हो गया है, उन्होंने इनफैक्ट पहला ही जो है वो सही तरह से मैनेज नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी पॉलिटिकल एलीट है और जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने उसको सीरियसली लिया ही नहीं, उसको थ्रेट ही नहीं समझा, उसको ऑर्डिनरी फ्लू, विंटर फ्लू के तौर पे ट्रीट किया। फिर उन्होंने कहा कि जो मास्क है वो हमारी सिविल लिबर्टी के अगेंस्ट है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मतलब अजीब किस्म के वहाँ पे मैं तो कहूँगा कि इलॉजिकल किस्म की उन्होंने हरकतें की। फिर जो वहाँ पे डॉक्टर डेब्रा बर्क्स है और वो टोनी जो है एंथनी फाउची जो है, डॉक्टर फाउची, उससे कोई नहीं, उसको साइड लाइन उन्होंने कर दिया, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोलने नहीं दिया व्हाइट हाउस में, और जिसकी वजह से अमेरिका में लोगों को मिक्स सिग्नल किया, कुछ ने कहा ठीक है, कुछ ने कहा नहीं है, और वो पूरे अमेरिका में कैलिफोर्निया, LA और पता नहीं जो टेक्सास है, अभी उनके केसेस देख के, दिन के उनके केसेस पिछले 3-4 दिन में 70,000 केसेस पर डे,
ये यूएस का रिकॉर्ड है पिछले 3-4 दिन से। 70,000 70,000 केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। और असल में नंबर इससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ अब ख़त्म होती जा रही हैं, और वहाँ पे जो है वो रिजल्ट्स भी 3-3 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी मिसमैनेजमेंट शुरू हो गई है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वहाँ पे 110% कैपेसिटी पे इस वक्त वो रन हो रहे हैं। वहाँ पे ट्रेलर्स उन्होंने रख दिए हैं, उन्होंने वहाँ पे एडिशनल वो अरेंजमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि लोगों को वो अब क्वारंटाइन करेंगे। तो हमें भी एहतियात करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मैं आपके इस फेसबुक टॉक के इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए अपने दोस्तों से, जितने भी मेरे जानने वाले हैं वो, और जो ये सुन रहे हैं और सुनेंगे जब आप इसको रीपोस्ट करेंगे, काइंडली ईद पे एहतियात कीजिए। आप छुट्टियों पे हैं, कोरोना छुट्टियों पे नहीं है। आप प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल कीजिए कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, बीमारी ख़त्म नहीं हुई, कम ज़रूर हुई है, मैनेज अच्छे तरीके से हो गया, ये अल्लाह का करम है। प्लीज़ वो ना कीजिएगा जो पिछले ईद पे हुआ कि ख़वातीन ने दबा के शॉपिंग की और मर्दों ने कहा कि हम क्यों पीछे रह जाएं, उन्होंने दबा के चिल आउट किया। उन्होंने भी दोस्तों के साथ बैठ के सारी सारी रात उन्होंने गप्पे मारी, और वो ऑब्वियसली जब आप बैठे होते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, खा वो रेस्टोरेंट में बैठे हों या घर पे बैठे हों, बात तो एक ही है। ये तो नहीं है कि घर के अंदर कुछ नहीं हो सकता। जब आप कैरी करते हैं, चीज़ बाहर से लेके आते हैं, आपके कपड़ों के साथ, आपके जूतों के साथ, आपके मोबाइल के साथ, आपने कितनी जगह हाथ लगाया, कितनी जगह पे पेमेंट की, करेंसी नोट एक्सचेंज हुए, आपने शॉपिंग बैग्स उठाए, आपने दरवाजे खोले कार के, उस ऑफिस के, उस शॉपिंग मॉल के, वो जिस पे पुश लिखा होता है, पुल लिखा होता है, तो हैंडल्स ही होते हैं ना, उस पे आप के हाथ लगे। तो कितने 1000 लोग और वहां से गुजरे, उनमें से कितने 100 इन्फेक्टेड होंगे। और ज्यादा जो इशू है वो उनकी वजह से आ रहा है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके के वो साइंस विजिबल नहीं है, उनको बुखार नहीं होता, उनको खांसी नहीं हो रही, उनको रनिंग टेम्परेचर नहीं है, उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जिससे कि वो टेस्टिंग कराने जाएं। और चूंकि वो टेस्टिंग नहीं करा रहे तो वो समझ रहे हैं हम बिल्कुल ठीक हैं। 45% केसेस दुनिया में ऐसे लोग हैं। सही है। अच्छा तो सर, ये है सूरत हाल। कमिंग बैक टू द लाइफ क्वेश्चंस, अक्सर लोग होते हैं जो टाइम को वैल्यू नहीं करते। उनको आप बोलें 7 बजे आओ, वो 10 बजे आते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप उनसे कोई कहें यार ये काम भेज दो, कहेंगे 5 मिनट में देता हूँ। 5 मिनट के बजाय वो 5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको चीज भेजते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं कि टाइम वैल्यूएशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जो अपने टाइम की कदर नहीं करता वो दूसरे के भी वक्त की कदर नहीं करता, और जो अपने वक्त की कदर नहीं करता तो आप ये समझ लें कि वो कोई भी काम जो है नहीं कर सकेगा जिंदगी में। क्योंकि हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है। असाइनमेंट भी सबमिट करनी है, उसका भी टाइम है। आपने प्रेजेंटेशन भी करनी है, उसका भी टाइम है। कोई मीटिंग करनी है, उसका टाइम है। जब आप लेट पहुंचेंगे किसी जगह जाके और बहाना करेंगे रास्ते में ट्रैफिक बड़ी थी जी, मैं उधर से आया उधर फंस गया, तो अगले क्या ओपिनियन बनाते हैं कि यार ये बहुत निकम्मा आदमी है, इसको यही नहीं पता कि टाइम से पहुंचना था। उसी वक्त अगला जो है वो इंटरेस्ट लूज कर देता है उस डील में कि आप एक मीटिंग के लिए नहीं पहुंच सके टाइम पे, तो आप उनका प्रोडक्ट डिलीवर कर सकेंगे टाइम पे? बहुत नेगेटिव सिग्नल जाता है। और वो डील जिसमें आप लेट पहुंचे हैं, 99% चांसेस हैं कि वो आपको नहीं मिलेगी, वो किसी और को मिल जाएगी। सही, एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। रिसेंटली आपने अपने पोस्ट पे लिखा था कि आई कैन मेक यू अचीव व्हाटएवर यू थिंक। ये आपने किस बेसिस पे क्लेम की थी ये बात? कि मतलब क्या कोई एनएलपी, कोई रीवायरिंग है, ब्रेन रीवायरिंग है, जिससे बंदे इतना एनर्जाइज हो जाता है, या आप अपने डिस्कशन मोटिवेट कर देंगे? नहीं, मैं मोटिवेट नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन का असर खत्म हो जाता है विद इन 48 आवर्स। मतलब जो मर्जी आप मोटिवेट करें किसी को, वो खत्म हो जाता है विद इन 48 आवर्स, मैक्सिमम 72 आवर्स। इट वॉशेस अवे, इट वियर्स ऑफ। ठीक है।
राइट। एनएलपी में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें कि आपको एम्पावर किया जाता है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपका थॉट प्रोसेस है वो चेंज कर दिया जाता है, आपकी सही। अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ चेंज कर दी जाती है, आपका जो एवेल्युएशन करते हैं आप किसी सिचुएशन को, वो आपको उससे डिसएसोसिएट करके बताते हैं कि दिस इज नथिंग पर्सनल टुवर्ड्स यू, जो लोग हैं वो लोग और हैं और ये बिहेवियर है। तो वो बताते हैं कि एंगर मैनेजमेंट क्या है, वो बताते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेस रेजिलियंस क्या है, वो चीज़ों से कोप करना सिखाते हैं। और इसी तरह से एम्पावरमेंट की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, जिसमें पार्ट इंटीग्रेशन है, जिसमें आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं लिस्ट बनाना शुरू करूं तो कई 100 चीज़ें बन जाएंगी। इसी तरीके से हिप्नोसिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हिप्नोसिस में, जैसे अब दुनिया में जो थर्ड बिगेस्ट जो है फोबिया, वो ग्लोसोफोबिया उसको कहते हैं, और वो जो है वो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। सही। अब लोगों को अगर बोलने का डर है, लोग बोल नहीं सकते, दे हैव सीरियस इश्यूज विद इट, वो बल्कि एक इंग्लिश में कहावत है, बहुत फेमस फ्रेज है, उसमें वो कहते हैं कि जो किसी डेड बॉडी के लिए वो जो इनके होता है वेस्ट में कि वो यूलॉजी वो पढ़ते हैं उसके लिए, जो मर गया उसके लिए, उसकी शान में उसके वो पढ़ते हैं, वो पढ़ने से बेहतर जो है आसान काम कॉफिन बॉक्स में लेटना है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि जिन लोगों को कहा जाता है कि तुम पढ़ दोगे ये 4 लाइनें या 4 सफ़े, वो कहते हैं मेरे लिए ज़्यादा आसान काम ये कि उसकी जगह मैं लेट जाऊं और मेरी जगह कोई और पढ़ ले। ये सही। मतलब दुनिया में सबसे जो टॉप पे आते हैं उनमें से तीसरे नंबर पे ये फोबिया है। तो जब आप एनएलपी के ज़रिए या हिप्नोसिस के ज़रिए लोगों को एम्पावर कर देते हैं, वो अपने इतने वो चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस इतना ज़बरदस्त हो जाता है, वो सेल्फ डाउट से निकल जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है, लो स्टीम से निकल के हाई परफॉर्मेंस पे वो चले जाते हैं, वो इंडिविजुअल्स हों या वो टीम्स हों, सेल्फ बिलीफ आ जाता है उनमें। तो उनके लिए कोई चीज़ भी मानी नहीं रखती, कोई हर्डल उनके लिए सामने हर्डल नहीं रहती, और कोई भी चीज़ अचीव करना उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं होता, बल्कि वो उसको आई एम पॉसिबल कर देते हैं। सही। अच्छा सर, आप मुझे बताएं सूर्य रहमान किस तरह इफेक्टिव है आपकी थेरेपी में, और मतलब आप किस तरह इसको यूटिलाइज करते हैं सूर्य रहमान को? देखें, जो मैंने सुना उसके ऊपर मैंने फिर रिसर्च की। ये मुझे आज से चंद साल पहले ये पता चला कि लाहौर में, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है जी। लाहौर में डॉक्टर जावेद, मोहम्मद जावेद हैं, वो सर्विस हॉस्पिटल में ये कराते हैं। फिर मैंने उनका एक वो अटेंड भी किया, उनकी एक वर्कशॉप थी इल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, इट वाज जैम पैक्ड फुल, और उसमें और भी लोग आए हुए थे, और भी प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स आए हुए थे। उधर मुझे पहली दफ़ा मौका मिला डॉक्टर जावेद को सुनने का। जो तरीकाकार मैंने उनका देखा, और वही मोरलेस मेरा भी है, वो ये है कि खा वो उसका ताल्लुक सैडनेस से है, डिप्रेशन से है, उसका ताल्लुक एंजाइटी से है, बुरी नज़र से है जिसको ईवल आई कहा जाता है, या मैजिक से, टूना से, ये टोटकों से है। जो लोग किसी से गुजर रहे होते हैं इस किस्म के चैलेंजेस से, वो उनको मैं रेकमेंड करता हूँ सूर्य रहमान, दिन में 3 दफ़ा कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सिर्फ तिलावत बगैर तर्जमे के वो सुननी है उन्होंने, आंखें बंद करके, और आंखें बंद करके पानी पीना है 3 दफ़ा, 3 घूंट में, और हर दफ़ा हर घूंट से पहले अल्लाह कहना है, और उसके बाद आंखें खोल देनी है। तो ये दिन में 3 दफ़ा करना है 7 डेज तक। ये एक समझे एक कोर्स है, 7 डेज तक करना है, थ्राइस डेली, दिन में 3 दफ़ा, सुबह दोपहर शाम। और उस दौरान ही मैंने अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं, लोगों को हील होते हुए देखा है, और लोगों को शफा याब होते देखा है। अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं,
विद इन 4-5 डेज लोगों में चेंज आ जाता है और लोग उस पर पहले बिलीव नहीं करते। लोगों की मैंने कितनों की मेडिसिन छुड़ाई हैं, कितने रात की गोलियां लेके सोते थे, वो उन्होंने खुद ही छोड़ दी। उन्होंने कहा जी हमें वैसे ही नींद आ जाती है, सुनते सुनते हम सो जाते हैं। पहले कुछ कहते हैं जी हाँ 2 घंटे में अच्छा सोई, कोई कहते हैं जी 4 घंटे, फिर वो कहते हैं जी मैं ऐसा सोई कि मैं सुबह ही उठी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है, मेडिसिन का विड्रॉल हो जाता है, और या उनके अलावा जो उनके साथ ज़िंदगी में कोई चीज़ें चल रही होती हैं वो सुकून आना शुरू हो जाता है। और इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बहुत लोग जो है सेहतयाब होते हैं और अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बड़ा अच्छा रहा आपके साथ, बहुत मजा आया इस सेशन में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।